प्रिय छात्रों, कल के व्याख्यान में साइमन कमीशन की घोषणा, समय से पूर्व उसकी नियुक्ति और उसमें एक भी भारतीय का सम्मिलित नहीं होना, एक तरह से अश्वेत कमीशन की संज्ञा इसको दी जा सकती है। यानी कि सभी लोग इसमें श्वेत यानी अंग्रेज़ थे, एक भी भारतीयों की नियुक्ति इसमें सम्मिलित नहीं की गई थी। दूसरा, समय से पूर्व इसकी नियुक्ति की गई थी। तो इन सब के कारण इसको एक तरह से लाला लाजपत राय के नेतृत्व में अमान्य घोषित कर दिया गया। और जैसा कि कहा गया था कि उनके शब्दों में कि किसी भी आत्मसम्मानी भारतीय के लिए इसको स्वीकार करना संभव नहीं है। तो साइमन कमीशन से उपजी राजनीतिक परिस्थितियों में मद्रास में 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का एक तरह से निर्णय लिया। कांग्रेस द्वारा पारित प्रस्ताव में ये कहा गया कि कांग्रेस भारत की जनता एवं भारत की समस्त संस्थाओं से अनुरोध करती है कि वे कमीशन के भारत आने के दिन सामूहिक प्रदर्शनों को आयोजित करें। भारत के जिन शहरों में यह कमीशन जाएगा उनमें इसका तीव्र विरोध किए जाने का निर्णय सभी ने अपनी सर्वसम्मति से लिया। राजनीतिक विचारधारा को इस प्रकार प्रसारित करने का निर्णय लिया कि प्रत्येक राजनीतिक विचार रखने वाला दल इसके बहिष्कार के लिए तैयार रहे। साथ ही कांग्रेस समिति को यह अधिकार भी दिया गया कि वह बहिष्कार को अधिक प्रभावशाली बनाए रखने के लिए परामर्श एवं सहयोग भी प्राप्त करें। साइमन कमीशन की नियुक्ति के उपरांत ही भारत में इसके प्रति तीखी प्रतिक्रिया होने लगी। परिणामस्वरूप 3 फरवरी 1928 को कमीशन बम्बई पहुंचा तो बम्बई सहित कई शहरों में उसके खिलाफ प्रदर्शन एवं हड़तालें आयोजित की गई। खासतौर पर कलकत्ता के छात्रों एवं पुलिस के बीच इसको लेकर व्यापक संघर्ष हुआ। इस श्वेत आयोग ने भारतीयों की भावनाओं को बहुत ही आहत पहुंचाया, ठेस पहुंचाई। किंतु बर्किनहेम के इस व्यंग्य ने कि सभी भारतीय राजनीतिक एक साथ मिलकर भारत के लिए व्यावहारिक राजनीतिक योजना बनाने में एक तरह से अक्षम है, यानी एक तरह की चुनौती प्रस्तुत की। प्रस्तुत है 1927 के अंत तक भारतीयों में एकता के अच्छे अवसर इस तरह की चुनौती के उपरांत देखने को मिले। लाहौर में कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन अत्यंत ही उग्र रहा, जिसका नेतृत्व वहाँ पर लाला लाजपत राय ने किया। लाला लाजपत राय को इस प्रदर्शन के दौरान में प्रदर्शन पुलिस से होने वाले संघर्ष पुलिस के साथ जो उनका संघर्ष हुआ उसमें अत्यधिक चोटें आई और इन्हीं चोट के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई। कितनी बड़ी बात रही। लखनऊ में इस कमीशन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू
और गोविंद वल्लभ पंत ने किया। यहाँ पर पुलिस ने इन दोनों नेताओं को लाठियों से बुरी तरह से जख्मी कर दिया। लखनऊ के केसरबाग में इस कमीशन के विरोध में एक तरह का अनूठा प्रदर्शन हमें दिखाई देता है। यहाँ पर गुब्बारों, पतंगों को उड़ाया गया और उन पर साइमन गो बैक के नारे, साइमन वापस जाओ के नारे हमें दिखाई इस तरह से एक तरह से देते हैं। और भारतीयों के लिए ये एक तरह से उग्र प्रदर्शन से कम नहीं था। इसी प्रकार पटना एवं दिल्ली में भी इस कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन किए। सारे देश में साइमन गो बैक के नारे गूंज उठे। साइमन कमीशन ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में जो महत्वपूर्ण अपनी सिफारिशें रखी, उसमें ये कहा गया कि द्वैध शासन की समाप्ति होनी चाहिए एवं प्रांतीय स्वायत्तता दिया जाना चाहिए। मताधिकार का विस्तार भी होना चाहिए। केंद्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। संघीय शासन की स्थापना करना भी इसमें प्रावधान था। केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन किया जाए। प्रांतीय विधानमंडलों का भी विस्तार किया जाए। सेना का भारतीयकरण हो। इस तरह से उनके ये निर्णय थे, लेकिन एक्चुअल में ये सब निर्णय गंभीरता से नहीं थे। ये सब दिखाने के लिए थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 में जिस द्वैध शासन का प्रावधान किया गया, उसके अंतर्गत जिस व्यवस्था का उद्भव इस व्यवस्था के उपरांत हुआ, उसमें अनेक दोष प्रतीत हुए। इन दोषों के कारण ये व्यवस्था एक तरह से सफल नहीं हो सकी। फलतः इस आयोग ने द्वैध शासन को समाप्त करने की अनुशंसा की और प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान करने का निर्णय लिया। आयोग का यह भी मानना था कि प्रांत की जो शासन व्यवस्था है वो उत्तरदायी मंत्रियों के हाथों में उसको सौंप दिया जाना चाहिए, किंतु साथ ही गवर्नर को भी इसमें विशेष अधिकार दिए, अर्थात एक हाथ से अधिकार दिए, दूसरे हाथ से अधिकार ले लिए। इस तरह की व्यवस्था इसके अंतर्गत की। 1926 तक 8% से कम जनसंख्या को मताधिकार प्राप्त था। किंतु सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को पूर्वतः जारी रखने की इसके अंतर्गत अनुशंसा की। आयोग ने केंद्र में भारतीयों के उत्तरदायी शासन को एक तरह से नामंजूर कर दिया। आयोग का यह भी कहना था कि भारत के लिए एक संघीय व्यवस्था की स्थापना की जानी चाहिए, जिसमें ब्रिटिश राज्य एवं देशी राज्य को संयुक्त रूप से सम्मिलित किया जाए। इसमें यह भी कहा गया कि बर्मा को भारत और सिंध का बम्बई से अलग कर दिया जाना चाहिए। इस व्यवस्था को बनाने के लिए केंद्रीय विधानमंडल का भी पुनर्गठन करने की बात इस आयोग के अंतर्गत कही गई। केंद्रीय विधानमंडल के दोनों सदनों के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था का प्रावधान इसके अंतर्गत रखा गया। आयोग ने यह भी कहा कि सेना का भारतीयकरण करने की आवश्यकता इसके अंतर्गत प्रतीत की, किंतु जब तक भारत अपनी रक्षा के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो जाता है, तब तक अंग्रेजी सेनाओं का भारत में उन्होंने रहना एक तरह से ज़रूरी बताया। प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात भारत के सर्वाधिक प्रगति की जांच इसी तरह से किए जाने का प्रावधान भी इसके अंतर्गत रखा। तदुपरांत भारत का नया संविधान बनाने की बात इसमें कही। इस प्रकार से सारांश रूप में कह सकते हैं कि साइमन कमीशन की सिफारिशों की विवेचना करने पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 1919 के एक्ट की तुलना में इस कमीशन की सिफारिशें प्रगतिशील तो थी। इस कमीशन की सबसे खास महत्वपूर्ण बात यह रही कि प्रांतों को स्वायत्तता दिए जाने के संदर्भ में थी।
इसकी सिफारिशों में 1919 के एक्ट के दोषों को दूर करने का एक तरह से प्रयास तो किया। संवैधानिक महत्व को P.E. रॉबर्ट्स ने इस प्रकार से परिभाषित किया कि भारत के राजकीय पत्रों में यह एक बहुत बड़े पत्र के रूप में समझा जाए। एक बहुत इस तरह की व्याख्या इन्होंने की। इस कमीशन का संवैधानिक इतिहास का यदि हम महत्व जानने की कोशिश करें तो इसकी अनेक महत्वपूर्ण बातें रही, लेकिन इसमें अनेक खामियां भी थी, क्योंकि इस कमीशन ने भारत की औपनिवेशिक मांग को पूरी तरह से नकार दिया। साथ ही केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना का भी इसमें किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं रखा। प्रांतों को स्वायत्तता तो दी गई, किंतु गवर्नर को विशेष अधिकार प्रदान कर दिए गए। तो इसका मतलब क्या रहा? कुछ नहीं, क्योंकि गवर्नर एक तरह से अपनी मनमर्जी से मंत्रियों के प्रति व्यवहार कर सकते थे, उनको हटा सकते थे, उनके निर्णय को बदल सकते थे। साइमन कमीशन में अनेक दोष होते हुए भी इसे महत्वपूर्ण कहा। क्यों? कि इस आयोग ने भारत के संवैधानिक विकास के लिए एक तरह का मार्ग प्रशस्त किया, इसलिए हम इसको थोड़ा सा उपयोगी कह सकते हैं। इस आयोग के अनेक सिफारिशों को परिवर्ती काल में 1935 के अधिनियम में सम्मिलित किया गया, जिसमें प्रांतीय स्वायत्तता, गवर्नर के विशेष अधिकार आदि सम्मिलित थी। तो कुल मिलाकर के हम जो साइमन कमीशन का निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि इसमें दिखाने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन एक्चुअल में इस तरह की इसमें कोई तरह की व्यवस्था इसके अंतर्गत नहीं की थी। ये एक इसके अंतर्गत थे कि साइमन कमीशन जिस उद्देश्य से गठित किया, उसका उद्देश्य केवल अंग्रेजों को ही निहित स्वार्थपूर्ण भावना थी, भारतीयों को दिखाने के लिए सब कुछ था, लेकिन वास्तविक रूप में किसी तरह कोई इसमें देन की नहीं बात थी। धन्यवाद।